हेलो। हेलो। जी सर, मैं पुनीत बात कर रहा हूँ आपसे। हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं अभी शायद आपको ही कॉल लगा रहा था। मनोज सर जी हैं सामने, है ना? मोहन मोहन मोहनलाल सर। हाँ। हाँ, सॉरी सॉरी, मोहन सर, मैं आप ही को अभी कॉल लगा रहा था। हाँ हाँ। थोड़ा सा सर, अपन फ्लो ऑफ द वेबिनार अगर डिस्कस कर लें कि किस तरीके से आप चाह रहे हैं इस फ्लो को रखना, उस हिसाब से। आप जैसा कहें सर, आप जैसा कहो। सर, मेरे ख्याल से अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहें तो आप पहले दे दें। और उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो जो जनरल हाँ एक ब्रीफ है मेरे पास, वो मैं हाँ, ठीक शेयर है सर। करता हूँ। ठीक है। ठीक तो सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। है, एक मिनट है। जी सर। कंटेंट। हो रहा जी जी। जी सर, जी सर, इट इज। है, आवाज भी बराबर आ रही है ना सर? जी जी जी, आवाज़ भी खुल के आ रहा है सर आपका। ठीक है सर। ओके। कितने में, 2 बजे स्टार्ट करेंगे, 2 सौ बजे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल 2:05 को अपन शुरू करते हैं ताकि मतलब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी आ पाए, है ना सर? ठीक है सर। जी।
हेलो। जी सर, जी सर। आशीष जी ना? क्या बोल रहे हैं सर? अभी तक हेलो। ज्वाइन नहीं किया। सर अभी मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स 5-10 मिनट में अपने साथ जुड़ जाएंगे, जैसे अपन 5 मिनट और वेट करते हैं, है ना सर? ठीक सर, वेट करते हैं।
नित जी अभी स्टार्ट करेंगे। सर मेरे ख्याल से अपन शुरू करते हैं सर। हाँ और सर जैसे जैसे आप शुरू करते जाएंगे वैसे वैसे लोग आते जाएंगे तो और भी इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा सर। ठीक है सर, स्टार्ट करूँ मैं। तो जी जी सर। तो सर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहूँगा कि आज का जो हमारा वेबिनार है वो जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम सेबी के निर्देशन के अंतर्गत एनसीडीएक्स हमेशा अपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए करता आ रहा है और हमेशा करता रहता है, जिसमें हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बाजार के बारे में बहुत ही प्रॉम्प्ट सी इंफॉर्मेशन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देते हैं ताकि उनका जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें ट्रेड कर पाए। तो मेरे सारे दर्शकों का पहले सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ मोहन लाल सर का, जो कि एजीएम है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, जो कि आज हमारे मेन स्पीकर हैं। और जो आज का हमारा फ्लो रहेगा इस वेबिनार का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मोहन सर हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। उसके बाद मेरा एक छोटा सा ब्रीफ, अगर टाइम परमिट करता है तो एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। पूरे वेबिनार के दौरान अगर आपके कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो चैट का ऑप्शन है वेबिनार के अंत में, उसमें आप हमें लिखकर भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत छबीले है। मैं यहाँ पर एनसीडीएक्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट टीम में काम करता हूँ एमपी रीजन के क्षेत्र में। आज का जो हमारा टॉपिक है इस पूरे वेबिनार का वो कमोडिटी एग्री प्रोडक्ट्स है। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा, जहाँ पर आप देख और सुन पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मोहनलाल सर से कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें, हमारे सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को गाइड करें। थैंक यू पुनीत फॉर ए नाइस इंट्रोडक्शन। मैं मोहनलाल सरोज सेबी से हूँ। मैं और पुनीत आज दोनों मिलकर कमोडिटी बेसिक मार्केट के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ये प्रेजेंटेशन होगा एकदम जनरल होगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। अगर कोई कंसर्निंग टॉपिक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, रेगुलेशन आपको या तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहिए या तो आप पर्टिकुलर रेगुलेशन से भी या जो भी रेगुलेटरी एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको देखनी पड़ेगी। इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। कमोडिटी दो टाइप की होती हैं, एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी होती है, एक नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है जिसको हम माइन करते हैं। तो इस तरह देखिए आपको दिखेगा एग्रीकल्चरल कमोडिटी जिसमें इसमें आपको दिखेगा बाजरा, बार्ली, वार सीड, जीरा, ये सब आपको दिखेंगे इस साइड। इस साइड दिखेगा एल्युमिनियम, डायमंड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें इधर दिखेंगी। फ्लो होगा। पहले हम आपको बताएंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेट करता था एफएमसी, फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। 2015 में सेबी मर्ज हुआ। उसके बाद सेबी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए इस मार्केट को डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स, सेफ इन्वेस्टिंग क्या है इस मार्केट में सेफ रहने के लिए। आपको पता है कि कैपिटल मार्केट या सॉरी फाइनेंशियल मार्केट में मेनली चार रेगुलेटर्स हैं। बैंकिंग के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आईआरडीए है, पेंशन सेक्टर के लिए पीएफ। मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं। फाइनेंशियल फाइनेंस रेगुलेटर का मतलब होता है कि
एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को प्रदान करना लोगों को, जहाँ पर जिसके पास पैसा सेविंग, उनकी सेविंग को पूल करके उनके लिए वो सेविंग प्रोवाइड करना जो जिसको उसकी ज़रूरत है। तो अगर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देते हैं तो उसमें रेगुलेटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसी तरह हम आज सिर्फ सेबी के बारे में बात करेंगे। सेबी जो है इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेट करता है। हम सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बात करेंगे। 2015 में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेट करता था, वो मर्ज हुआ सेबी में। तब से कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी सेबी ने बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को। उस सेबी के मेन 3 पर्पज है: टू प्रोटेक्ट, to regulate the securities market and to promote the development of the 1992 में सेबी एक्ट द्वारा हुआ था एज ए इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो होती है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है इसमें। कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो है ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो इसके अंडरलाइंग होते हैं, अंडरलाइंग शेयर्स होते हैं। होwever, इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी जो अंडरलाइंग होती है गुड्स होते हैं, चाहे नॉन एग्री हो चाहे एग्री। जैसे चना में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका जो अंडरलाइन होगा वो चना होगा। गेहूं जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका अंडरलाइन गेहूं या व्हीट होगा। इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 91 कमोडिटीज को नोटिफाई किया है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड होने के लिए अभी तक। सिर्फ उसी में ट्रेडिंग हो सकती है। बाद में हम ये भी बताएंगे आपको कि किस टाइप की कमोडिटीज इस कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होती हैं, उनके क्या 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 रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। 91 में सिर्फ अभी 41 या 42 ही अक्रॉस द ऑल एक्सचेंजेस ट्रेड होती हैं। इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा ब्रोकर के साथ, जो सिविल रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए। उस ब्रोकर के साथ आपको प्रॉपर केवाईसी के साथ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो होता है उसको पढ़ना चाहिए। तभी इस मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस मार्केट में, जैसे कि मार्केट वोलाटाइल है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, इस हिसाब से आपको इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने से पहले आपको ब्रोकर के पास मार्जिन, रिक्वायर्ड मार्जिन जमा करनी चाहिए जो भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और फंड के मूवमेंट के लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए आपको NWR अकाउंट खोलना पड़ेगा, जहाँ पे आपके कम्युनिटी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको NWR अकाउंट कहते हैं। उस अकाउंट का आपको रिपोजिटरी के साथ खोलना पड़ेगा। अभी हमारे पास 2 रिपोजिटरी हैं, NARL, CCL, जहाँ पे आपको NWR अकाउंट खोलना पड़ेगा। कुछ एक की टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या। स्टॉक एक्सचेंजेस दिन में 2 बार कोल्ड प्रोसेस होती हैं, जिससे कोई भी कमोडिटी है उसका जो डिलीवरी सेंटर है या उसके आसपास की जो मंडी होती है, वहाँ के प्राइस को वो लोग पोल करते हैं और उसका एक टेक्निकल फार्मूला है, उसको उस डिसाइड करके अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड करते हैं, जहाँ पर ये अपने वेबसाइट पे स्टॉक एक्सचेंज स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी का दोनों डिस्प्ले करते हैं, जहाँ पे जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ देख के उसको इस इसका स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है उसमें अनुमान लगा, मतलब उनको जानकारी मिल जाती है। तो जो पॉल प्राइसेस होते हैं वो जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस दिन से 2 दिन के पहले का जो
प्राइस होता है उसका तीनों का एवरेज निकाल के जो प्राइस निकल के आता है उसको कहते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस, मार्क टू मार्केट मार्जिन। MTM is the difference between the rate of contract and closing clearing rate और the previous day's closing price। जैसे कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, इसमें जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं MTM। अगर प्राइस गिरता है तो बायर को उसको मार्जिन देना पड़ेगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो सेलर को मार्जिन देना पड़ेगा, उसको टॉप अप करना पड़ेगा। ऑफसेट क्या होता है? अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई पोजीशन ले रखा है, अगर उसका आपने अपोजिट पोजीशन ले लिया, उसको कहते हैं ऑफसेट। सपोज आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहते, उसका एक्सपायर आप करना चाहते हैं, तो काउंटर पोजीशन ले लेंगे तो उसे कहते हैं ऑफसेट करना। स्टेगर डिलीवरी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको डिलीवरी देना पड़ता है, लेना पड़ता है, जो एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी से पहले ही स्टेगर डिलीवरी पीरियड चालू हो जाता है, कम से कम 5 वर्किंग डे के पहले आप इस प्रोसेस चालू कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्टेगर डिलीवरी पीरियड। एक्सचेंज चाहे तो इसको बढ़ा भी सकता है। 5 दिन पहले से ही बायर को डिलीवरी इंटेंशन देनी पड़ेगी, डिलीवरी उसको लेना है कि नहीं लेना है। सेलर को देना पड़ेगा को डिलीवरी देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। कमोडिटी इंडेक्स, an index of prices of constituent commodity futures contract। तो जो कमोडिटी इंडेक्स होता है, जैसे अभी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में जितनी भी कमोडिटी ट्रेड होती हैं, उन सबको मिला के एक इंडेक्स बनाया जाता है, उनको कहते हैं कमोडिटी इंडेक्स, और उस पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। इससे क्या है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू उस एक्सचेंज में जितनी भी कमोडिटी ट्रेड होती है उसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं, उसको अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। जैसा भी NCDX में 3 इंडेक्स है, NCDX एग्रीडेक्स है, NCDX ग्वारेक्स है, इंडेक्स स्वाइडेक्स है। एग्रीडेक्स में जो है रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज को ट्रैक करता है, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और ये उन कमोडिटी के लिए एक बेंचमार्क डिसाइड करता है, अंडरलाइन कमोडिटीज का परफॉर्मेंस कैसा है। गुआरेक्स में गुआर गम और गुआर सीड का जो भी कंबाइंड एक इंडेक्स होता है उसको कहते हैं गुआरेक्स। और सोयाडेक्स में सोयाबीन और रिफाइंड सोया जो है मिलके सोया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कहते हैं NCDX सोयाडेक्स। मार्केट में दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल होगा या डिलीवरी कंपलसरी होगी। मैक्सिमम डिलीवरी जो है कंपलसरी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 दिन पहले बायर को बाई करने का इंटेंशन देना पड़ेगा, सेलर को सेल करने का इंटेंशन देना पड़ेगा। जब इंटेंशन मैचिंग होगी तभी उसके बाद डिलीवरी पॉसिबल होती है। हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी और इक्विटी डिलीवरी। अंडरलाइन, जैसे मैंने बताया कि कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है तो स्टॉक एक्सचेंज में हर कमोडिटी के प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी बनती है, जहाँ पर उस प्रोडक्ट कमोडिटी की एनालिसिस होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन उनका बनता है, क्या क्वालिटी इसमें ट्रेड होगी, कितने इसमें इम्प्योरिटी अलाउड होगी, कितना मॉइस्चर, कितना परसेंट मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, मतलब हाँ, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करने से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आपको जानना जरूरी है। इस तरह से इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर कम्युनिटी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होता है।
लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट जो शेयर्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं और परपेचुअल होते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो लिक्विड जो इंफॉर्मेशन है ये फ्रेगमेंटेड है। प्राइस ऑपेसिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह के प्राइस में डिफरेंस होता है। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट जो शेयर प्राइस होते हैं अक्रॉस इंडिया सेम होते हैं, सबको पता होते हैं। कमोडिटी मार्केट में सप्लाई है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को अनसर्टेन है, हर किस साल में कितना पैदावार होगी किसी को पता नहीं है। लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हमेशा इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में सबको पता होते हैं, वो सर्टेन होते हैं और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी होते हैं। पार्टिसिपेंट्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में बहुत सारे टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, एफपीओज हो गए, प्रोसेसर्स, मिलर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स। कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे नाफेड, एफसीआई, हेजर, आर्बिट्रेजर, सेटल पार्टिसिपेंट्स। अभी हमने इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट इसमें अलाउ किया है, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, रीजनल फंड एंटिटीज। इस तरह के इसमें वेरियस टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट इन द मार्केट। हाउएवर इन मार्केट सिर्फ रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेटलमेंट कमोडिटीज मार्केट में मैक्सिमम आपको गुड्स हैंडल मतलब फिजिकली डिलीवर करके आपको गुड्स को इनके सेटलमेंट करनी होती है। लेकिन इक्विटी मार्केट में बस डीमैट सेटलमेंट हो जाता है, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट सेटलमेंट। कमोडिटीज मार्केट में जो भी प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसकी इसका इस्तेमाल आम जनता करती है, जैसे गेहूं, चना, चावल, ये सब की रोजमर्रा के जीवन में यूज होती हैं, तो इसलिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनके प्राइस बढ़ने से काफ़ी ह्यू एंड क्राई होता है। लेकिन इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं है। और अभी कमोडिटी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है लोगों का बहुत कम है, और इक्विटी मार्केट में लगभग काफ़ी मेच्योर हो गई है इस पार्टिसिपेशन। एज ऑन डेट कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, 5 एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज होती है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, जो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। बायर्स एंड सेलर्स आते हैं और अपनी ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के जाने की एक दूसरे को जानते नहीं फिर भी। तो यहाँ पे ट्रेड में होता है प्राइस टाइम प्रोडक्टिव पे यहाँ मैच करके ट्रेडिंग इसमें यहाँ पे होती है। अगर प्राइस सेम हो गया तो जो टाइम जिसने पहले ऑर्डर प्लेस किया उसका पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एनसीडीएक्स में एग्रीकल्चर कमोडिटीज मेनली ट्रेड होती हैं, जैसे बाजरा, बार्ली, कैस्टर सीड, कोरिएंडर, ग्वार गम, ग्वार सीड, कॉटन सीड ऑयल केक, गुड़, जीरा, कपास, मेज, सेसम सीड भी यहाँ पर ट्रेड होती है, टर्मरिक और स्टील लॉन्ग भी इसमें ट्रेडिंग होती है। एमसीएक्स में जो ट्रेडिंग होती है ये नॉर्मली नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेड होती है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड। कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, मेंथा ऑयल हो गया, रबर। ये सब ट्रेडिंग जो है एमसीएक्स पे होती है। तो उसके बाद का एक्सचेंज है वो बीएससी है। बीएससी में भी 2018 में ट्रेडिंग स्टार्ट है। आलमंड, कॉपर, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील और टर्मिक स्टॉक्स में भी कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की है। जैसे इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इसमें ट्रेडिंग होती है। आईसीएक्स में कैडमियम, कैस्टर सीड, ग्वार सीड, सल्फर सीड, पेपर, इससे उसकी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। ये जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी की एग्जाम्पल
नॉन एग्री के एग्जाम्पल से आपको दिख रहे हैं, जैसे गोल्ड। लोगों का मानना है कि कमोडिटीज मार्केट जो है स्पेकुलेटर्स और ऐसे क्वालिटी डिलीवरी पे सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही सुटेबल है, लेकिन इसमें हर तरह के पार्टिसिपेशन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हेजर्स फाइनेंशियल। हेजिंग जो है फिजिकल मार्केट में पोजीशन है। काउंटर पोजीशन जो है फ्यूचर्स मार्केट प्राइस वोलेटाइल होता है, और इसमें रिस्क होता है। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो प्राइसेस को काउंटर पोजीशन लेकर उसमें हेज करते हैं। आर्बिट्रेजर्स जैसे है कि ये रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं। एक मार्केट में खरीद के दूसरे मार्केट में बेच देते हैं, और सिर्फ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ही कमाते हैं। तो अ, दो मार्केट के प्राइसेस को, दो मार्केट की जो डिफरेंस है उसका ये प्रॉफिट कमाते हैं। ब्रोकर एंड ट्रेडिंग में भी प्रॉपर्टी ट्रेड करते हैं अपने अकाउंट में एक वैल्यू। मैंने बात किया, एक स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर बायर सेलर ट्रेड करते हैं। जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, एक उनका ऑब्लिगेशन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो ट्रेड सेटल करते हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। और कमोडिटीज का जो बाय सेल होता है वो डिपॉजिटरी के थ्रू क्लियर होता है। क्योंकि अगर आप वेयर हाउस में कमोडिटी डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद ENWR जनरेट होता है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ द होल गुड्स होता है वो डिपॉजिटरी करती हैं। अपने यहाँ पे भी NERL CCRL है, बाकी नॉन एग्री में अभी स्टॉक एक्सचेंज को इन हाउस मैनेज करते हैं। और फिर बारे में हमने पढ़ लिया वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर जो वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर कमोडिटी डिपॉजिट होती है। और ये WSP या वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर से WDRA के अंडर आते हैं। WDRA क्या है? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अलग से रेगुलेटर है जो वेयर हाउसिंग को रेगुलेट करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग लैब्स भी होती हैं। अगर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जो इसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितना उसमें इम्प्योरिटी होनी चाहिए, अलाउड है, कितना टेम्परेचर उसमें मेंटेन करना चाहिए कमोडिटी के लिए, कमोडिटी कैसे हम, किस टाइप की कमोडिटी हम डिलीवर करने वाले हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। उसकी जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है उसके लिए भी एसेइंग टेस्टिंग लैब्स भी होती हैं, जहाँ पर डिपॉजिट करने से पहले वेयर हाउस में उनकी टेस्टिंग होती है। प्राइस पोलिंग एजेंसीज, हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो है प्राइस पोलिंग एजेंट्स रखते हैं जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अराउंड जो भी मंडीज हैं उनके प्राइस को पोल करके स्टॉक एक्सचेंज में डिस्क्रिमिनेट करते हैं एज पर द सेबीज गाइडलाइंस। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी होती है जहाँ पे उसके मेंबर सिर्फ फार्मर्स होते हैं। वो एक कंपनी खोल करते हैं, मैनेज बाई फार्मर्स ओनली। और वो अपने प्रोडक्ट्स का, अपने कमोडिटीज का, प्रोड्यूस का उनको एक अच्छा दाम मिले, इसके लिए वो लोग कमोडिटीज मार्केट में अपने पोजीशन को हेज करते हैं या पोजीशन लेते हैं। हम लोग कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करें कि कमोडिटीज मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं। सारी इंफॉर्मेशन लोगों को स्टॉक वेबसाइट में मिलती है कि कमोडिटी का फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, और
इसमें कितना स्टॉक अवेलेबल, क्या क्या वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं, सभी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में होती है, उनको एसएमएस के थ्रू उनके मोबाइल पे आता रहता है, तो एक सारी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होती है। तो इसलिए जो एक प्राइस का जो डिस्कवरी होती है वो रियल होती है, तो एक एक्चुअल रियल प्राइस की इसमें डिस्कवरी होती है। प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने हेजिंग के बारे में बात किया कि अगर आपने फिजिकल मार्केट में अगर पोजीशन ले रखा है, उसका काउंटर पोजीशन आपको कमोडिटी रिस्क मार्केट में फ्यूचर पोजीशन लेनी पड़ती है, तो आप अपने रिस्क मिनिमाइज करते हैं, इसको कहते हैं प्राइस रिस्क मिटिगेशन। एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में पोजीशन ले ली है, सपोज कोई डिफॉल्ट करता है, कोई बायर या सेलर, तो उस डिफॉल्ट का जो रिस्क है उसे गारंटी देता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। उस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फंक्शन को कहते हैं नोवेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट्स एज अ बायर टू एवरी सेलर और सेलर टू एवरी बायर। तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ मार्केट पार्ट्स, जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो कमोडिटीज मार्केट है, छोटे बड़े जो भी हैं, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, इतने टाइप के पार्टिसिपेंट सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कमोडिटी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लेके आते हैं, तो प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की मदद से एक उसका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ पे बायर को पहले से पता होता है किस टाइप की उसको डिलीवरी मिलने वाली है, और सेलर को पता होता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट की उसको डिलीवरी देनी होगी। और जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज का, एक ट्रांसपेरेंट होता है, अ, सारी इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम होती है, अवेलेबल होती है। इस तरह से किसान को एसएमएस के थ्रू उसके मोबाइल पे क्या क्या प्राइस चल रहा है, स्पॉट में क्या प्राइस है, फ्यूचर मंडी में कुछ मिनट। इस तरह से जो मिडिल मैन उनको पहले बरगलाते थे, अब इसको बरगला नहीं सकते। इस तरह जो डोमिनेंस था कमर्शियल का, वो लगभग से एलिमिनेट हो गया है, और इससे किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। आपने सोइंग के टाइम को लॉक कर दिया है, तो आप पूरा अपना अपना एफर्ट जो है प्रोडक्शन में, प्राइस फॉल या राइज की आपको चिंता नहीं है। अगर आप किसान ने प्राइस लॉक कर दिया तो suitability criteria of a commodity for delivery trade है। सभी कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है, उतनी कमोडिटी को यहाँ पर ट्रेडिंग होती है जिनकी डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी ज़्यादा होती है। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई अगर कोई इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल मिलकर उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और प्राइस वोलेटाइल होना चाहिए। और कमोडिटी के प्राइसेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनके प्राइसेस क्या होंगे, गवर्नमेंट तय करेगी। उसमें उस पर्टिकुलर कमोडिटी उसकी ट्रेडिंग नहीं होती है। और कमोडिटी का स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेशन बनाया जा सके, और कमोडिटी का सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, और स्टोरेबल कमोडिटी को स्टोरेबल भी कर सकते हैं, तभी इन्हीं कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी स्पेसिफिकेशन में अ, जो भी डिटेल्स होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे उसमें बेसिस सेंटर क्या होगा, उस पर क्या क्या वैरायटी की ट्रेडिंग होगी, मल्टी पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें उसमें दी होती है कि जीपीएल की डेली प्राइस लिमिट्स क्या होगा, उसमें क्या क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इनिशियल मार्जिन कितनी होगी, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, स्पेशल मार्जिन, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनेंस प्राइस कैसे डिसाइड होगा, इसमें लिखा होता है।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर entered on a stock exchange to buy or sell a specified amount of underlying asset at a certain time in future or the price contract deriving value from underlying commodity in the spot market. फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इसकी फ्यूचर में डिलीवरी होगी, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्राइसेस आज ही डिसाइड हो जाएंगे, तो कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में यदि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसमें आपको एक राइट मिलता है, बाय पेइंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू आर गेटिंग ए राइट। अगर आपने बाय पोजीशन लिया है, अगर आप आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको राइट है कि आप उसको एक्सरसाइज नहीं करें, बस आपको एक प्रीमियम फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन, सेल, राइट टू सेल। अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप बस एक प्रीमियम को फॉलो करके उसको आप एक्सरसाइज नहीं करें। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन बाय पेइंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ। बताया क्योंकि फिजिकल डिलीवरी इज मटेरियल फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अननेसेसरी, जैसे नेचुरल गैस है, कूड़ा है, इसमें फिजिकल डिलीवरी इसमें नहीं है, इसमें कैश है। हाउस में डिपॉजिट करने का एक तरीका है, get the goods sorting as per the specification जो भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट के थ्रू वेयर हाउस में उसको ऑनलाइन बुकिंग करके वहाँ पे जाके डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट के पहले वहाँ पर टेस्टिंग जो है उनको क्वालिटी टेस्टिंग करता है और NWR जनरेट होता है। NWR उसके बाद एक्सचेंज NERL CCRL जो भी डिपॉजिटरी वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है और कम्युनिटी एक्सचेंज में पोजीशन ले सकते हैं। NWR की वजह से उनको डिस्ट्रेस सेल करने की जरूरत नहीं है, उनको बैंक से फंडिंग ही मिलती है। सेटलमेंट प्रोसेस है ये, अगर ऑप्शन है तो प्रीमियम सेटलमेंट होता है, डिफरेंस देके की जाती है सेटलमेंट। सेटलमेंट सिस्टम फॉर डिलीवरी बायर्स टू पे सेलर सेलेक्ट टू रिसेप्शन। सभी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट लिए मर्जर हुआ, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट विद अंडरलाइंग फ्यूचर्स परमिट किया है, जिस तरह से यूएस मार्केट जो काफी म्यूचुअल मार्केट है उसका जो रिस्क। हाउसिंग नॉर्म्स अभी हमने रिसेंटली अगस्त में सर्कुलर इशू किया है, जिसमें वेयर हाउसिंग नॉर्म्स हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटी के लिए। उसी के द्वारा ही स्टॉक एक्सचेंज वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनल करता है। पहले इक्विटी और कमोडिटी के लिए अलग अलग ब्रोकिंग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं है। अभी एक रजिस्ट्रेशन कमोडिटी और इक्विटी दोनों की ब्रोकिंग एक्टिविटीज की जा सकती है। परमिटेड फ्यूचर्स ऑन कमोडिटी इंडेक्सेस, जो हमने कमोडिटी इंडेक्सेस की बात की, जैसे MCX में MCX बुलियन इंडेक्स, MCX बेस मेटल इंडेक्स, MCX एनर्जी इंडेक्स जो है, इसमें हमने फ्यूचर्स को परमिट किया है। ऑप्शंस इन गुड्स, पहले ऑप्शंस ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स था, अभी हमने ऑप्शंस इन गुड्स डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मार्केट ऑप्शंस हमने परमिट किया। स्टेगर्ड डिलीवरी को हमने 5 वर्किंग डेज मिनिमम किया है। और इस मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमने म्यूचुअल फंड्स को, कैटेगरी 3 एप्स को, एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजर को हमने इसमें ट्रेडिंग के लिए परमिट किया है। एलिजिबल फॉरेन एंटिटी मतलब होता है जो फॉरेन एंटिटी जो ऑलरेडी स्पॉट मार्केट में पोजीशन लिया हुआ है, वो इसमें कोमोडिटीज मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। पहले ट्रेडिंग लॉट और डिलीवरी लॉट के थ्रू कुछ अलग अलग होते थे, तो उसके उसमें किसी किसी को काफी इसमें नुकसान होता था। तो
इसको हमने इसका अलाइनमेंट कर दिया trading.trade.com। मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो काफी इसमें रिस्क होता है। वो अगर ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया है तो क्लाइंट को जो कंपनसेट किया जाता है उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक फंड बनाता है, वो कहता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इसमें उनको जो परसेंटेज सम परसेंटेज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ब्रोकर डिफॉल्ट करता है तो इस यहाँ से उसको कंपनसेशन मिल दिया जाता है। इन्वेस्टर सर्विस फंड जो बेसिक सर्विसेज होती हैं कि इन्वेस्टर के लिए, जैसे उसको कैसे कंप्लेन करना है, कंप्लेन कौन हैंडल करेगा, आर्बिट्रेशन, आईजीआरपी, ये सब कैसे कंडक्ट होगा, उसके लिए हमने एक फंड बनाया है। स्टॉक एक्सचेंज जो मेंशन करते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टर सर्विस फंड। जो बेसिक नेसेसिटी है आप इन्वेस्टर की यहाँ पे उनको मिलती है। और स्टॉक एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर सर्विस सेंटर इस इन्वेस्टर सर्विस फंड से चलता है। पहले आपको अगर कोई कंप्लेन है तो पहले आप इंटरमीडिएट या स्टॉक एक्सचेंज से आप, वहां से सुनवाई नहीं होती है, अगर आप वहां से तो सेबी का एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, www.scores.gov.in। बस आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आप कंप्लेन करेंगे तो आपके बाद कुछ सेफ इन्वेस्टिंग के तरीके हैं। आप हमेशा मुलजिमा सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही आप ट्रेड करें। आप सेबी के जो वेबसाइट पर जाएंगे तो चेक करना है कि दैट पर्टिकुलर ब्रोकर इज रजिस्टर्ड देयर, उसमें नाम होगा, रिस्क कोई डॉक्यूमेंट जो भी रिस्क इन्वॉल्व है इसमें चेक कर सकते हैं इसमें क्या केवाईसी में जो भी चीज़ें हैं आप हमेशा कंप्लेंट है इसमें क्या क्या फिल करना है, क्या क्या टिक टिक करना है, वो सब आपको करना है, कोई भी चीज़ ब्लैंक मत छोड़ो। जब भी आप क्लाइंट रजिस्टर होते हैं तो आपको एक यूनिक क्लाइंट कोड मिलता है। आप हमेशा अपने कम्युनिकेशन में किसी से भी, चाहे स्टॉक एक्सचेंज चाहे ब्रोकर के, हर कम्युनिकेशन में उस यूनिक क्लाइंट कोड का जिक्र कीजिए कि मेरा यूनिक क्लाइंट कोड नंबर ये है। 24 घंटे आपको जब ट्रेडिंग किया 24 घंटे के अंदर आपको कॉन्टेक्ट नोट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी देता है जहाँ पे आप ट्रेड वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा मीडिया में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है कि जो एलोरिंग एडवर्टाइजमेंट है, रूमर्स है, हॉट टिप्स है, किसी के बहकावे में नहीं है, उन्हें खुद की जानकारी के थ्रू ही ट्रेड करें। और जितनी आपकी लिमिट है, क्षमता है, उतना ही ट्रेड करें, अपने क्षमता से ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग ना करें। अपना इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड किसी के साथ है, मोबाइल और ईमेल आईडी समझ सकते हैं। अगर आपको अकाउंट पे चेक देना है या ट्रांसफर करना है किसी सबके नाम से, आप चेक कर सकते हैं। और अपने अकाउंट का ब्रोकर से पीरियोडिक सेटलमेंट करते रहिए, जो भी क्वार्टरली मार्जिन देते रहिए। डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहिए। डब्बा ट्रेडिंग मतलब अ, आपकी ट्रेड जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रूट होनी चाहिए। जो ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रूट नहीं होती है उसी को डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आप इसमें फंसते हैं तो बाकी जो कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है उसका फायदा आपको आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो भी आईपीएफ से जो पैसे ये सब मिलते हैं आपको नहीं मिल पाएंगे। ब्रोकर से आप हमेशा ब्रोकरेज कितनी है, फीस कितनी है, ये सब आप पता करके रखिए। और जो भी केवाईसी में साइन हुआ है वो हमेशा आप जानकारी के लिए हमेशा रखिए, ताकि आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज या फीस चार्ज नहीं करें।
कभी भी अपना पेमेंट डिले मत कीजिए, जो भी आपका ओब्लिगेशन है उसको फुलफिल कीजिए। अथराइज पर्सन के नाम से चेक मत कीजिए। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो सेबी की वेबसाइट है www.sebi.gov.in। हर चीज़ होती है यहाँ पे, आपको मिल जाएंगे। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-2227। आपको क्वेरी है, कोई क्वेरी हो तो थैंक यू सो मच मोहन सर। आपका प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। मैं अपने सारे दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके राइट हैंड कॉर्नर में जो चैट बॉक्स है वहाँ पर भी आप हमें लिख कर पूछ सकते हैं। जैसा कि अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानते होंगे कि थोड़ा सा हमारे साथ टाइम की यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे अभी 2:47 हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी ब्रीफली अपना जो एक छोटा सा पीपीटी मैंने बनाई है, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को एनसीडीएस के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल पाए इस पूरे वेबिनार के अंतर्गत। तो मैं वो यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा अपने सारे पार्टिसिपेंट के साथ। मीनवाइल अगर उनके कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके मोहन सर से आप पूछ सकते हैं, या फिर अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो आपको चैट बॉक्स है वहाँ पर आप हमें लिख भी सकते हैं। अ, मोहन सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ सर, विजुअल है। ओके सर, ओके सर। अ, तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने मेरे सारे दर्शकों के लिए आज बनाया है। बाकी की सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे मोहन सर ने कवर कर ही ली है, तो मैं जैसे टाइम कंस्ट्रेंट के कारण अपना जो ये प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ रखता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही अपन इसमें अभी कवर कर पाएंगे। तो एक ओवरऑल कमोडिटी का जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम ये कैसे ग्रो हुआ है, ये सर ने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था। तो एक छोटा सा रिकैप अपन देख लेते हैं कि बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ साथ ही ट्रेडिंग का इंडिया में जन्म हुआ। उसके बाद एफएमसी जो कि पहले रेगुलेटर था वो सेबी के साथ मर्ज हुआ। सेबी ने 2015 में सितंबर में एज ए रेगुलेटर कमोडिटीज मार्केट में अपना जो रोल है उसे उठाया। देन अगेन अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर ले एक ब्रीफ में, तो इंडियन गवर्नमेंट में जो काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसके ही उसके ही अंडर में सेबी ये इंस्टीट्यूशन आता है, जिसके अंदर में एज ए रेगुलेटर वो 5 बड़े एक्सचेंजेस जो कि नेशनल एक्सचेंजेस हैं, जैसे एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी, बीएसई, जो मोहनलाल सर ने भी अपनी स्लाइड्स में कवर की है। तो एज ऑफ नाउ 91 कमोडिटीज परमिटेड है डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेबी के आने के बाद हम थोड़े से उनके स्टेप्स देख लें जो कि इस पूरे कमोडिटी मार्केट को रोबस्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो कैटेगरी 3 एएफ्स को उन्होंने परमिट किया है, ऑप्शंस को परमिट किया है कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। इक्विटी और कमोडिटी जो ब्रोकिंग के जो दो आर्म्स हुआ करते थे, अब उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है। बैंक से सब्सिडरीज को अलाउ किया है, और बैंक्स को एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स भी अलाउड किया है। उसके बाद पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स जैसी जो सर्विसेज हैं उनको भी अलाउड किया है कि वो आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी अलाउड किया है। उसके बाद 2019 में जून में आप देख सकते हैं कि इंडाइसिस कमोडिटी में जो पहले नहीं हुआ करते थे, जो सिर्फ पहले इक्विटी में चलते थे, अभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में, जो कि अगर आप देख पा रहे अगर आप जुड़े हुए हैं एनसीडीएक्स के साथ या फिर नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो आप एनसीडीएक्स की वेबसाइट पर जाके इनके बारे में डिटेल
जो ब्रीफ है वो ले सकते हैं। हमारे साथ अभी एग्रीडेक्स, जो कि एक 10 कमोडिटीज का हाईली लिक्विड जो कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनका एक इंडेक्स है। दूसरा ग्वारेक्स, जो कि ग्वारसीड और ग्वारगम का एक कॉम्पैक्ट इंडेक्स है, जिसके बारे में हम सामने जानेंगे। डिफरेंस तो कमोडिटी और फाइनेंशियल मार्केट में मेरे ख्याल से सर ने कवर कर ही लिया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिस्क एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल कमोडिटी। थोड़ा सा जब हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम कहीं पे भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क पार्ट भी हमें थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए। तो उसी लिहाज से 5 मेजर जो क्लासिफिकेशन है रिस्क के एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। प्रोडक्शन रिस्क है, मार्केट रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, लीगल एंड एनवायरमेंटल रिस्क और ह्यूमन रिसोर्स रिस्क। ये 5 ब्रॉडली क्लासिफाइड रिस्क हैं एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमोडिटीज में यदि कोई ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन सारी 5 जो रिस्क हैं कि इसका कैसे फैक्टर इन करके आप जो है वो एक एनालिसिस के बाद अपना इसमें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसके बारे में इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए। और एक्सचेंजेस का यहाँ पर क्या रोल आ जाता है, जैसे एनसीडीएक्स की अगर हम बात करें, तो एफिशिएंट प्राइस रिस्क मैनेजमेंट की ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, इफेक्टिव क्रेडिट डिसीजनिंग है, एनहांस रीच फॉर फिजिकल पार्टिसिपेंट्स अलॉन्ग विद एलिमिनेटिंग काउंटर पार्टी रिस्क। जैसे कि अगर कोई फिजिकल में व्यापार करना चाह रहा है, तो फिजिकल में आपके पास हमेशा ये दिक्कत आ सकती है कि सामने वाली जो काउंटर पार्टी है आपकी, वो चाहे हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को, जो माउथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसे ऑनर ना करें। लेकिन एनसीडीएस के साथ काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आपके पास आपका जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस एक्सचेंजेस के माध्यम से खुल जाते हैं। ट्रेड गारंटी और ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब किस तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे मोहनलाल सर ने भी अपनी स्लाइड्स में कवर किया था कि हेजर्स, स्पेकुलेटर और आर्बिट्राज। हेजर्स वो होते हैं जो अपने रिस्क को मिटिगेट करते हुए चलते हैं। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो एक एनालिसिस करके एक पोजिशनल व्यू लेते हैं। वहीं आर्बिट्राज जो होते हैं वो इस टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि दो जो मार्केट्स अवेलेबल है या फिर मल्टीपल मार्केट्स अगर अवेलेबल है, जैसे स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट, तो दोनों के भाव के अंतर में वो अपना ट्रेड थोड़ा सा एनालाइज करके इसमें रन करने की कोशिश करते हैं। अब आर्बिट्राज अगर हम बात कर लें, जो कि आर्बिट्राज दो अलग अलग जो बाजार होते हैं या फिर मार्केट्स होते हैं, उनमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं निकल के आती है। तो कैश एंड कैरी, जिसे मोस्ट पॉपुलरली ब्याज बदला कहा जाता है, जो कि स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में को कोरिलेट करके एनालिसिस करके अ, अ, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जाती है। वहीं कैलेंडर स्प्रेड, जहां पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के दो अलग अलग एक्सपायरीज में आप काम कर सकते हैं। वहीं इंटर कमोडिटी आर्बिट्राज, जैसे ग्वारसीड और ग्वारगम है, क्योंकि ग्वारसीड से ही ग्वारगम निकलता है, तो क्या परसेंटेज में ग्वारसीड से ग्वारगम निकलता है, तो इस रेशो के ऊपर भी इंटर कमोडिटी आर्बिट्राज जैसी अपॉर्चुनिटीज आर्बिट्राज में निकल के आती है। फिर इंटर एक्सचेंजेस आर्बिट्राज, जैसे अगर मैं थोड़ा एग्जांपल लूँ, तो एनसीडीएक्स के ऊपर आप जैसे अभी फिलहाल तो खैर सोयाबीन नहीं चलता है, लेकिन आप सोयाबीन यहाँ पर और यूएसए में भी सोयाबीन के में आप दोनों अलग अलग पोजीशन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके भी ले सकते थे। तो इसी प्रकार से इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज भी बहुत से लोग पॉपुलरली यूज करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन की दृष्टिकोण से, ये वैसे ट्रेडर्स होते हैं या फिर वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक डायरेक्शनल व्यू लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर इन चीज़ों को लेकर अपने एनालिसिस में, जैसे फंडामेंटल क्या है, सप्लाई डिमांड एक्सेट्रा, जो फैक्टर्स उनको जो कि फैक्टर्स रहते हैं किसी भी कमोडिटी के अपलिफ्टमेंट या डिफ्लेक्शन के लिए, तो उन्हीं को बेसिस लेते हुए ये एक डायरेक्शनल व्यू लेकर पोजीशन बनाते हैं, चाहे वो फिजिकल मार्केट में हो या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में भी। उसी के बाद हेजिंग, अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखें, तो हेजिंग वो होता है जहाँ पर जो प्रोसेसर या वीसीपीज होते हैं, वो अपने इनपुट कॉस्ट को लॉक इन करते हैं। जैसे कि उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर कोई मान लीजिए कि गम मैन्युफैक्चरिंग है, ग्वार गम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ग्वार सीड के जो वो भाव हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर भी उसमें अपने आप को हेज कर सकता है, क्योंकि वो एक वीसीपी पार्टिसिपेंट है। तो अपना वो जो प्राइस रिस्क है उसको मिनिमाइज करते हुए हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है।
तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी कौन सी कमोडिटीज अवेलेबल है आपके ट्रेडिंग एवेन्यूज के लिए। तो आप देख सकते हैं बाजरा है, बार्ले है, मेज है, पैडी है, सीरियल्स एंड पल्सेस में। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात कर सकते हैं तो कोरिएंडर, जीरा, धनिया, सॉरी हल्दी भी है। अगर हम फाइबर्स की बात करते हैं तो कॉटन सीड ऑयल केक है जिसे कोकोड़ कहा जाता है, खली जिसे बोलते हैं, शंकर कपास और 29 कॉटन। गुआर कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो गुआर सीड गुआरगम है। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में अगर हम देखें तो कैस्टर सीड और सीसम सीड है। ये कुछ 10 साल की एनुअलाइज वॉलेटिलिटी है, जहाँ पर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा गुआर सीड के ऊपर देना चाहूँगा कि वॉलेटिलिटी के मामले में अगर हम देखें तो एवरेज जो वॉलेटिलिटी रही है 2019 से लेकर अभी फ़िलहाल तक की, या फिर अगर हम थोड़ा सा उसे देखें तो 20 से 30% के बीच में ये रहा है, जिसका सोर्स हमने एनसीडीएक्स के स्पॉट प्राइजेस से लिया गया है। तो एक अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब एक्सचेंजेस क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो तीन प्रकार के जो पॉपुलरली इंडियन इकोनॉमी में यूज होने वाले या फिर इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शन इन गुड्स और इंडाइसेस। थोड़ा सा हम इसके ऊपर नजर डालते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। जैसा कि मोहनलाल सर ने भी बताया, आपका जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बेसिस सेंटर, टिक साइज, एडिशनल डिलीवरी सेंटर, पोजीशन लिमिट, मार्जिन्स, फाइनल सेटलमेंट, डिलीवरी मैकेनिज्म, मैच्योरिटी डेट एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं वो लिखी जाती है, और वो इंपॉर्टेंट भी होती है कि आप उसे रेगुलरली चेक करें, या फिर जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले तो आप जो आपने ट्रेड किया है उसको आप एक बारी इससे देख सकते हैं कि आपका ट्रेड किस किस पैरामीटर्स पे बना है। अब जैसे थोड़ा सा ऑप्शन इन गुड्स जो कि हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ऊपर देख रहा पा रहे होंगे, ये कुल मिलाकर फ्यूचर्स के जैसे ही होते हैं। यहाँ पर फ्यूचर्स में जहाँ जैसे आपको मार्जिन देकर आप कोई ट्रेड कर सकते हैं, वही ऑप्शंस में, जो कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ऑप्शन इन गुड्स में, तो आपको मार्जिन ना देते हुए उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कितनी प्रीमियम आ रही है, या तो कॉल या तो फिर पुट, जो कि हम आगे देखेंगे। जैसा कि मैं अपनी पिछली स्लाइड में बता रहा था कि ऑप्शंस में अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट। जहाँ पर कॉल की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो जो कमोडिटी है उसे बाय कर भी सकता है या फिर नहीं भी करता है अगर वो कॉल को बाय करता है। जहाँ पर जो कॉल का सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है कि उसकी जो कमोडिटी है वो उसी आदमी को सेल करनी होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो पुट ऑप्शन होता है। अब हम थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ चलते हैं। एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको दो इंडेक्स मिल जाएंगे जहां पर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एग्रीडेक्स, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा 10 हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कंपाउंड है, अ, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा ध्यान जो है एग्रीडेक्स के बेनिफिट्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा कि ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर है, आपको आपके बास्केट को डाइवर्सिफाई करने का एक बेहतर प्रोडक्ट मिल जाता है, वेरी लो कोरिलेशन विद अदर एसेट क्लासेस एंड इंडेक्सेस, जहाँ पर अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आप एग्रीडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपका रिस्क है वो यहाँ पर मिटिगेट हो जाएगा। उसके बाद जो ग्वारेक्स जो हमारा सेक्टोरल इंडाइसेस है, जो कि ग्वारसीड और गम के ऑप्शन के ग्वार गम के अंडरलाइन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ग्वारसीड में इंडिया में 80% प्रोडक्शन होता है, वहीं राजस्थान जो है वो 70 to 80% इंडिया में ग्रोइंग स्टेट है। वहीं अगर हम गम की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एग्री एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया ग्वार गम है। थोड़ा सा हम इसके परसेंटेज के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि ग्वारेक्स में ग्वारगम और ग्वारसीड का कितना परसेंटेज है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ग्वारगम में 37% है और ग्वारसीड के 63% है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफरेंस दिखाना चाहूँगा कि एग्रीडेक्स जो है ये एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है, जहाँ पर 10 हाईली एक्टिव का कमोडिटीज़ का ये जो अंडरलाइंग में चलती है उनका एक कॉम्पैक्ट इंडेक्स है। वहीं जो ग्वारेक्स है वो प्राइस बेस्ड इंडेक्स है, और इसमें आपको नियर मिड और फार 3 मंथ की सीरीज मिल जाएगी। सिंगल इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, अगर कोई ग्वार कॉम्प्लेक्स पूरा ट्रेड करना चाह रहा है। मंथली इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकल के आते हैं, जहाँ पर मंथली इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पर इसके निकल के आते हैं, जहाँ पर इनकी जो स्पॉट वैल्यू होती है वो जो अंडरलाइन के जो 1 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे ली जाती है।
एनसीडीएक्स रिसर्च में भी अपना एक बहुत विशिष्ट महत्व रखता है। हमारी एक सिस्टर कंसर्न एनआईसीआर जो कि डेली हीट मैप्स, कमोडिटीज़ के एनालिटिकल रिपोर्ट, कमोडिटी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो कि डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर कमोडिटी रिटर्न्स पर्सपेक्टिव में, और ईडीडी वाइज स्टॉक पोजीशन रिपोर्ट्स, और मंथली जो है मंथली कमोडिटी रिपोर्ट्स, अलोकेटेड एंड डिलीवरी रिपोर्ट्स, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये भी मार्केट के लिए प्रोवाइड करता रहता है पब्लिक डोमेन में, जहाँ पर ट्रेडर्स या कोई भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट इनका यूज़ करके अपना एक एनालिसिस को जो है वो बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। अब जैसा कि इन्वेस्टर का गाइडलाइंस जो मोहनलाल सर ने भी बताई हैं, उसे मैं रिपीट ना करते हुए थोड़ा सा अपने जो दर्शक हैं आज हमारे साथ जो मौजूद है, और उनको मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बस एक रिकैप देना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन था। ये यदि हमारे पार्टिसिपेंट में से किसी का कोई प्रश्न है तो वो हमें डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके राइट हैंड साइड में जो चैट बॉक्स है वहाँ पर भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। एनसीडीएक्स और सेबी के निर्देशन के अंतर्गत कोलैबोरेटिवली हम ऐसे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा अपने इन्वेस्टर्स के लिए और कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के लिए लाते रहते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स से यही निवेदन है कि वो इन सारे फ्लायर्स या फिर लिंक्स को अपने क्लोज ग्रुप में भी शेयर करते जाएं, और हमारी एनसीडीएस की वेबसाइट पर आप विजिट करें। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपके अगर कोई क्वेरीज है तो प्रोडक्ट मैनेजर्स और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के भी नंबर वहाँ पर अवेलेबल है, मेल आईडीज भी अवेलेबल है। आप हमें ask@ncds.com के ऊपर भी आप हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो क्वेरीज है वो हमें लिख सकते हैं। रिसर्च या फिर एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी हमारे एनसीडीएस की वेबसाइट के ऊपर पब्लिक डोमेन में काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो क्लोज ग्रुप है उनमें भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाएं, ताकि पार्टिसिपेंट्स को एक जेन्युइन जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मोहन सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कोई प्रश्न नहीं है। मेरे ख्याल से आज का जो हमारा वेबिनार है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रीफ रहा है। तो मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपके कीमती समय के लिए, और आपने जो प्रेजेंटेशन दिया मेरे ख्याल से काफ़ी ब्रीफ था और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज हमारे साथ मौजूद सारे पार्टिसिपेंट्स का, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, तो इसी के साथ सर आज का जो हमारा वेबिनार है उसे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ। थैंक यू, थैंक यू।